वर्ष 2014 में पंजाब के अजनाला में एक कुएं में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटल्स बरामद हुए थे। और उसके बाद से ही बहस चल पड़ी थी कि ये आखिर किस वक्त के कंकाल हैं और ये कौन लोग हैं। हिस्टोरियंस जो हैं, दो व्यूज थे। एक तो व्यू था कि ये जो कंकाल हैं ये 1947 में जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त जो दंगे हुए थे उस वक्त जो हैं जो विक्टिम्स थे उन लोगों के कंकाल जो हैं कुएं में हैं। और एक और व्यू जो है निकल के आया था वो ये था कि ये 1857 के वक्त जब गदर हुआ था, जब भारत के स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों द्वारा मारे गए जो सैनिक थे उनके, भारतीय सैनिक जो थे उनके कंकाल ये हैं। अब आखिरकार लगभग 8 साल बाद जो है इस बात से जो है अल्टीमेटली पर्दा उठ गया है। और क्योंकि विज्ञान ने काफी सारी चीजें जो हैं वो सिंपल कर दी हैं और साइंटिफिक जो स्टडीज हैं उन्होंने अभी एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये कंकाल जो है असल में 1857 के वक्त के हैं, जब भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके खिलाफ बगावत की थी। हमारे साथ डॉक्टर जे एस सहरावत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, जिन्होंने ये सारी जो साइंटिफिक स्टडी है वो की है इस सारे जो कंकाल थे उनके ऊपर और एस्टेब्लिश किया है। उनसे बात करेंगे हम अल्टीमेटली कि ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ। जी डॉक्टर साहब, अल्टीमेटली ये जो कंकाल मिले थे इनसे अब साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो गया है कि ये 1857 का जो विद्रोह था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उस वक्त के हैं। ये कैसे आप लोगों ने ये सारा फाइंड आउट किया, कैसे एस्टेब्लिश किया इस चीज को? स्टार्टिंग में जब हमारे को स्केलेटल रिमेन्स दिए गए थे तो इसके बारे में दो व्यू थे कि भी फर्स्ट की भी जैसे बुक में या जो रिटर्न वर्जन है इनके बारे में ये था कि भी 1857 के इंसिडेंट के हैं। एक व्यू लोकल हिस्टोरियन का ये भी था कि भी नहीं, ये 1947 के जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट थे उनके थे। सो हमने फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल इनका जो एग्जामिनेशन किया जिसमें कुछ क्वाइंस और मेडल्स भी थे, जिसमें हम कुछ रेडियो कार्बन डेटिंग भी किया कुछ ह्यूमन रिमेन्स का। तो उसके बेस पे ये आया कि भी 1857 के इंसिडेंट के हैं, हमने पब्लिश भी किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ हिस्टोरियंस का ये क्वेश्चन रहा कि भी नहीं, ये तो 1947 के हैं। तो उसके बाद हमने जो देश और विदेश में जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो साइंटिफिक लैब हैं, उनके साथ कोलेबोरेशन किया, उनके साथ रिक्वेस्ट किया कि भी इनका डीएनए किया जाए। सो हमने डीएनए के बेस पे और स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस के बेस पे अभी ये एस्टेब्लिश किया है और ये एक वर्ल्ड के टॉप क्लास जर्नल में पब्लिश हुआ है परसों। सो उसके बेस पे हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि भी ये जो रिमेन्स हैं ये 1857 के इंसिडेंट से ही रिलेटेड है। क्योंकि जो बटालियन इसमें मेंशन की थी कि 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के लोग हैं, जिसमें ईस्टर्न यूपी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोग हैं, जो कि गंगेटिक प्लेन का पड़ता है। सो हमने डीएनए के बेस पे और स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस के बेस पे साइंटिफिकली अब ये स्टेब्लिश प्रूव कर दिया है कि भी ये रिमेन्स उसी बटालियन के थे और वही ईस्टर्न यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थे, लोकल नहीं थे, वो उस रीजन के लोग थे। थोड़ा सा हमें बताएंगे, देखिए इतने पुराने ये स्केल्टल्स थे, आपने एक तो इनमें से डीएनए कैसे कलेक्ट किया, नंबर एक। नंबर दो कि आप लोगों के पास ऐसी क्या तकनीक होती है कि जैसे आपने किन किन लोग एरियाज के, किन किन क्षेत्रों के डीएनए से इसको मैच किया और कैसे करते हैं आप, उनके डीएनए कैसे कलेक्ट करते हैं अलग अलग एरियाज के? बेसिकली सबसे पहले डीएनए, क्योंकि हड्डियां इतनी बुरी तरह टूटी हुई थी, क्योंकि नॉन साइंटिफिक वे में इनको निकाला गया था। अगर एक्सपर्ट मीडिएटेड एक्सक्वेशन होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हम हड्डियों से और जो दूसरे स्केलेटल एलिमेंट्स हैं उन्हीं के बेस पे हम इनका अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन कर पाते। सो इसलिए हमारे पास जो था वो दांत ही अवेलेबल थे, इसलिए हमने दांतों से जो उसका डेंटिन टिश्यू है उससे हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया। और जो डीएनए डेटाबेस अवेलेबल है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए हमारे पास, या जो सीसीएमबी हैदराबाद और जिनके साथ कोलैबोरेशन, उनके पास पूरे हिंदुस्तान का डिफरेंट रीजन्स का डीएनए डेटाबेस है, डीएनए लैब लाइब्रेरीज हैं। तो उसके साथ मिलान किया इस डीएनए का, तो वो 99% उन्हीं रीजन्स के लोगों के डीएनए के साथ मैच करता पाया गया। उसी तरह स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस की भी, जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे हम किसी भी रीजन में रहते हैं उस रीजन का पानी अलग होता है, जो पौधे जो फसल होती है वो उस मिट्टी से, उसी क्योंकि वो मिट्टी उस रीजन की स्पेसिफिक है, जो वहाँ से जो वो मिट्टी से वो जो पौधे लेते हैं वही उसके अनाज में आता है और वही हमारे जब हम खाते हैं तो हमारे हड्डियों और दांतों में एक आइडेंटिटी सिग्नेचर के रूप में वो डिपॉजिट हो जाता है। सो हमने इनके स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन करके देखा, तो वो उसी रीजन के जो गैंगेटिक प्लेन है वहीं का उन्होंने पानी पिया और वहीं का उन्होंने खाना पीना खाया। तो वो भी रीजन स्पेसिफिक होते हैं। वो जो स्टेबल आइसोटोप हैं वो भी पूरी तरह उनको हम ज्योग्राफिक सिग्नेचर्स ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं फोरेंसिक में। उसके बेस पे हमने इनको पूरी तरह, मतलब वो स्टेबल आइसोटोप की स्टडी और डीएनए की स्टडीज पूरी तरह आपस में मैच करती थी, तो उसके बेस पे हमने बताया कि भी वहीं के। तो आपके साथ कौन-कौन थे? कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे इस सारी स्टडी में? क्योंकि 8 साल लगभग इस सारे प्रोसेस को लग गए आइडेंटिफिकेशन में इनके कि ये कहाँ के हैं। आपके साथ कौन-कौन थे और डिफिकल्टीज़ क्या-क्या थी इस सारे प्रोसेस में? आप लोगों के क्या चैलेंजेस रहे? हमारे साथ जो अब इस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं वो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, वहाँ से डॉक्टर नीरज राय हैं। ही इज ए प्रोनाउन एमिनेंट साइंटिस्ट इन एंशिएंट डीएनए। उसी तरह डॉक्टर थंगाराज हैं जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में, वो डायरेक्टर रहे हैं सीसीएमबी हैदराबाद के भी। उसी तरह प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे हैं जो बीएचयू से हैं और वो साइटोजेनेटिक लैब के प्रोफेसर हैं और वो भी रिनाउंड एंशिएंट डीएनए साइंटिस्ट हैं। तो इन लोगों के साथ कोलेबोरेशन किया। उसी तरह स्टेबल आइसोटोप के लिए डॉक्टर शैलेश अग्रवाल, और स्टेबल आइसोटोप हम भी करते हैं, हमने ये मिल के ये किया। दूसरी बात जो चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि भी ये बैडली डैमेज थे। हमने सबसे पहले यही प्रॉब्लम फेस हुई कि भी इनको करेंगे कैसे। तो चलो वो भी हमारे पास से हमने दांतों को अलग कर लिया, जॉ फ्रेगमेंट्स थे उनको अलग कर लिया, क्वाइंस मेडल्स को अलग कर लिया जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में हड्डियां और दांत हैं। 9,000 से ज्यादा दांत हैं, हजारों की संख्या में हड्डियां हैं, उसी तरह स्कल्स हैं। तो और भी दूसरे स्केलेटल एलिमेंट्स हैं जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत सारे हैं और दूसरी जगह भी रखे हैं, अलमीरा में बंद है। इन सब से सभी स्केलेटल एलिमेंट्स में से हमें दांतों को यूज किया, क्योंकि जो दांत होते हैं उसमें सबसे हाई मोलिकुलर डीएनए होता है और वो लंबे टाइम तक, हजारों साल तक दांत ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे लिए जो चैलेंज था पहला कि ये बैडली डैमेज है, उसके लिए हमने सोल्यूशन निकाले कि दांत का। दूसरा चैलेंज था पैसे का, क्योंकि कंसर्न गवर्नमेंट ने अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा था कि भी इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में हमने नेटवर्किंग्स और कोलेब्रेशंस के थ्रू लोगों से कॉन्टेक्ट किया कि भी हमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प करें। दूसरा मेरे पास और भी प्रोजेक्ट थे, कुछ पैसा हमने उधर से भी फॉर द टाइम बिंग इधर डाइवर्ट किया। उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स पब्लिश किए। उन रिजल्ट्स के बेस के जो भी पब्लिकेशन, जो हमारे इनिशियल फाइंडिंग्स थी, वो हमने कम्युनिकेट किए और एक ग्रांट लिखी, प्रोजेक्ट लिखा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने हमारे को जितना पैसा मांगा उससे ज्यादा पैसा दिया। तो वो कोलेब्रेशंस काम आए हमारे लिए, और जो नेटवर्किंग्स है वो काम आया। तो वो पैसे की कमी थी वो भी दूर होगी। तीसरा जो चैलेंज है वो मेजर ये है कि भी इन लोगों के जो लिस्ट है कि भी कौन थे लोग, अंग्रेजों के पास इसकी लिस्ट है, क्योंकि जो मेरे को रिसर्चर हैं जो इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ पंजाब पे काम करते हैं लंदन हिस्ट्री म्यूजियम में या लंदन स्कूल ऑफ हिस्ट्री में, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है थ्रू ईमेल भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो उन्होंने कहा कि भी लिस्ट एग्जिस्ट करती है, बट इसके लिए लॉन्ग रूट अपनाना पड़ेगा आपको, कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर के थ्रू आपको, वो हमने किया है और हमें प्रोमिस भी इनडायरेक्टली मिला है कि वी विल गेट दैट लिस्ट। हम जब इनका हमें पता चल जाएगा कि कहाँ के रहने वाले थे, तो हम उन्हीं गांव में या उन्हीं रीजन्स में जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने जो एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन गांव के या उनकी पंचायत के पास या कहीं ना कहीं हम उनके तहसील लेवल पे रिकॉर्ड होएगा, या तो वो हम फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके रिलेटिव्स के हम कुछ ब्लड सैंपल्स लेंगे और इन सभी का तब तक डीएनए भी हो जाएगा। अभी तो 50 दांतों का ही हुआ है हमारे पास, तो 9,000 कुछ हैं, तो उन दांतों का भी डीएनए हो जाएगा। तो उस डीएनए के साथ और जो हम ब्लड सैंपल से डीएनए मैच करेंगे, तो उसके बाद हम इन रिमेन्स को, जो भी है, किसी का जबाड़ा है, किसी का खोपड़ी है, कि कोई भी पार्ट है, चाहे वो जो फ्रेगमेंट्स है, जो भी है, हम जो भी जिसका मिल जाएगा हम उनको मैच करेंगे, उनके रिश्तेदारों को, उनको इनके लास्ट बरियल के लिए, कि भी हम चाहते हैं कि भी इनका अंतिम संस्कार या अंतिम जो भी इनकी हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी थे, तो उनकी रीति रिवाज के हिसाब से इनका लास्ट बरियल हो, लास्ट राइट्स की जाए। हमारा साइंटिफिक वे में इनको रिस्पेक्ट देने का असली मकसद यही है। फाइनेंशियली थोड़ा सा बताएंगे हम कि कितना ये जैसे आप डीएनए टेस्टिंग करते हैं या आइसोटोप जो आपने सिस्टम बताया, कितना फाइनेंसिस इन्वॉल्व हैं? अगर आपने एक डीएनए टेस्ट करना है या दूसरा टेस्ट आप बता रहे हैं, तो कितना मतलब अल्टीमेटली कितना फाइनेंस इन्वॉल्व था उसमें?
अगर से हम जैसे मैंने बताया कि भी हमारे पास 9,600 से ज़्यादा दांत हैं, अगर हम एक दांत का डीएनए करते हैं कि भी हमारे पास से जो इवन गवर्नमेंट की जो लैब हैं या इवन कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ डीएनए सीक्वेंसिंग का या एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, तो हमारे हमारे को जो ये बताया जाता है कि भी 1 लाख से ज़्यादा एक सैंपल का खर्च आता है एक दांत का। तो 9,000 दांत हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने करोड़ों अरबों रुपए में पैसा चाहिए। दूसरी बात, उसी तरह स्टेबल आइसोटोप का भी बहुत मतलब एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स या जो इंस्ट्रूमेंटेशन या जो जो इक्विपमेंट होते हैं वो बड़े कॉस्टली होते हैं। चाहे हमने जैसे हंगरी की लैब से कराया तो वहाँ पर भी हमने जैसे 350 यूरो दिए हमने 20 सैंपल्स के लिए, तो आप 350। उसी तरह हमने अमेरिका से भी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इन स्केलेटल रिमेन्स पे काम करने के लिए। वी हैव शिफ्टेड सम मनी देयर आल्सो, सो इट इज़ ए वेरी कॉस्टली अफेयर। चाहे वो डीएनए है, स्टेबल आइसोटोप है, चाहे इनका कार्बन डेटिंग है, तो बहुत महंगा प्रोसेस है। तो पैसे की कमी तो है हमारे पास, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कोलैबोरेशन हो जाए और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज अगर कुछ हमारी फर्दर हेल्प करें तो हम इसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। आप लोगों ने सारे स्केलेटल्स रिमेन देखे हैं, मतलब आपने साइंटिफिक स्टडी किया है। कोई इंजरी कुछ इन पे है, कुछ हम फाइंड आउट करते हैं कि इंजरी मार्क्स कैसे हैं, किस तरीके की इंजरीज इन लोगों को हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने सारा ये जो है साइंटिफिकली इस चीज को जो है स्टडी किया है। आप कुछ पिक्चर्स में भी देखेंगे कि जो बैकग्राउंड में पिक्चर हैं तो उसमें देखेंगे कि भी कुछ जो अ, आप स्कल्स हैं, उन स्कल्स के फ्रंटल पोर्शन पे हर एक स्कल के ऊपर एक इंजरी का निशान है। तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भी ये मतलब जो बैकग्राउंड में पिक्चर्स हैं या हमारे पास स्कल्स भी हैं, वो दूसरी साइड में रखे आपको दिखा सकता हूँ। तो हर एक स्कल के फ्रंटल पोर्शन पे एक इंजरी का निशान है, और उसी के पिछली साइड में जब खोपड़ी से जब एक निशान है उसी लाइन में। और हमने कुछ से जो स्कल्स हैं इनका एमआरआई भी करा के देखा जो अभी तक इंटैक्ट हैं, और जो अंदर जो बोन जो ब्रेन कास्ट है जो मिट्टी बन गया है तो उसके अंदर कुछ इंटेंगल्ड बुलेट्स भी मिली हैं। सो इन इंजरीज का हमने फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल वे से आइडेंटिफाई किया है, एग्जामिनेशन किया है। तो वो सारी इंजरीज है वो एंटीमोर्टम और यू कैन से पेरीमोर्टम इन नेचर है, मतलब बाद की नहीं है। इनको उसी मतलब उससे ये इंटरप्रेट किया है कि भी इनको पॉइंट, जैसे बुक में लिखा है, इनको पॉइंट ब्लैंक से मतलब नजदीक से गोलियां मारी गई हैं, क्योंकि इनके हाथ पैर सबके बांधे हुए थे, पकड़ के इनको मारा था, तो वो नजदीक से गोलियां लगी हुई है। दूसरी बात, जो फ्रैक्चर हैं जो लॉन्ग बोन्स के एरिया, जो चेस्ट जो जो फ्रैक्चर्स हैं कुछ बोन्स में, तो उनका एनालाइज किया तो हमने देखा कि तो उस कुछ उसमें देखा कि भी जो हमें लगा कि भी ये जो जब बोन्स है कि भी सभी को जब इनको मारा होगा तो कुएं के ऊपर से एक बार में ही फेंका हुआ है। जो नेचर ऑफ फ्रैक्चर्स हैं जो अगर उनकी हड्डियों के टुकड़े देखें तो उससे ये लगता है कि इनको टॉफ्स को कुएं के ऊपर से एक बार में ही फेंका है। इनका कोई मतलब जो एक प्रोटोकॉल की तरह बरियल करते हैं या लास्ट है उसके हिसाब से इनकी ग्रेव वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया कि मरने वाला भी अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, होती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। जो जिंदा है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। अब हमारे लिए जो स्केलेटल रिमेन्स है इनकी भी इतनी रिस्पेक्ट है जब ये जिंदा थे हमारे लिए, क्योंकि एथिक्स हैं। तो ऐसा इनके साथ कोई बर्ताव नहीं किया, मतलब उससे ये लगता है कि इनको ब्रूटली किल किया और इनको इनके साथ मानवता वाला व्यवहार मरने के बाद भी नहीं किया, जिंदा तो नहीं किया ही नहीं इनके साथ। हाँ जी। डॉक्टर जी एस सेहरावत से हम बात कर रहे हैं, बात हम जारी रखेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, ये जो तस्वीरें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं स्केलेटल, आप हेड इंजरी की बात कर रहे हैं, तो साफ जो आपने मार्क लगाया है, ये वही है, गोली का जो निशान है जो पर्टिकुलरली आप बता रहे हैं किसको? पीछे की साइड में भी जी ऐसे जी जी इसी लाइन में जी जी गोली जी। यहाँ से फायर तो पीछे से निकल गई। तो आप थोड़ा सा हमें और फोटोज इसके दिखा सकते हैं आपने, क्योंकि ये सारा मेंटेन रखा है डाटा इसका, कि किस तरीके से वहाँ एक्सकावेशन हुआ और क्या क्या बाकी चीजें जो इसके अलावा वहाँ आप लोगों को मिली हैं जो एक्सकावेशन हुआ है। बेसिकली ये जो आपको पिक्चर बैकग्राउंड में दिख रही है, इसमें ये पुराना गुरुद्वारा साहब था उसके ऊपर, तो इसको डिसमेंटल किया गया। ये नया गुरुद्वारा वहाँ पर बनाया गया, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके इस नए गुरुद्वारा को बनाया। और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं जो उनको वहाँ शिफ्ट किया गया, और भी जो होली बुक है इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ था, तो वो सारा सब कुछ पूरी रिस्पेक्ट और श्रद्धा के साथ नए गुरुद्वारा साहब में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जैसे इसको
डिसमेंटल शुरू किया तो 8 फीट के नीचे ये जो लेफ्ट की पिक्चर है दिखाई दे रही, इसमें वो कुएं की बाउंड्री दिखाई देने लगी। उसके बाद जो राइट में पिक्चर है ये जब पूरा कुआं खोद दिया था ये। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्केलेटल जो हड्डियां और आपका ये कितना जो ढेर पड़ा हुआ है, अगर हम होते तो इनको एक तरीके से निकालते, हर हम एक एक बंदे की हड्डियां को इनको मतलब वो बंदे से रिलेटेड हो वो निकालते। तो लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्शन में नहीं आई और लोकल लोगों ने इसको निकाला, तो इसलिए बेचारे वो इसमें वो थे नहीं। डॉक्टर सुरेंद्र कोचर जी हैं, उनके तत्वाधान में ये, उनके गाइडेंस में ये सारा सब कुछ एग्जीक्यूशन हुआ था। तो हम तो उनको दाद देते कि भी उन्होंने इतने सारा सब कुछ बीड़ा उठा के इनको स्केलेटल रिमेन्स को निकाला। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि भी ये सारे स्केलेटन में कितने ये हमारे जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे सेनानी थे उनका कितना बुरा हाल हुआ है। सो ये यू कैन सी अदर पिक्चर्स ये भी है। तो उसी तरह ये पूरा एकदम कितना एकदम बुरी तरह डैमेज है, आप कोई कह भी नहीं सकता कि भी ये अगर किसी ने ह्यूमन की बोन देखी है नहीं देखी तो वो कह नहीं सकता कि भी किसकी बोन, ये पूरे टुकड़े टुकड़े करके ये देखो आप, ये हमारे लिए एक खजाना है। जो दांत आपको और जबाड़ा जो ये दिख रहे हैं, हमने सारा रिसर्च इन्हीं के बेस पे किया है। आज जो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट हुई है वर्ल्ड में, सो वो जो दांतों के बेस पे जिसको हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, चाहे इनका ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, कहाँ कहाँ इनकी ट्रांसफरें हुई, वो सारा हम वी आर गोइंग टू स्टेब्लिश। काफ़ी तो स्टेब्लिश कर दिया है, लेकिन ये पिछले 10 साल कहाँ रहे, कहाँ का पानी पिया, कब तक माँ का दूध पिया, कब गाय भैंस का पीना शुरू किया, और इनके क्या मतलब कौन सी कितनी एग्जैक्ट एज कितनी थी, हमने एग्जैक्ट एज भी एस्टिमेट की है कि भी इनकी एवरेज एज है जो 21 से 49 साल के बीच में, एवरेज 36-35 के बीच बनती है। सो दांत हमारे लिए एक खजाना है। और उसी तरह आप देखेंगे कि बीच में ये पिक्चर्स कोचर साहब की टीम ने ली है, तो ये देखो कि भी जो ये पिक्चर उन्होंने प्रोवाइड की है, तो ये जो हड्डियां और पड़ी हुई हैं कुएं के में कि भी ये शो करती हैं कि इनको एक बार ऊपर से फेंका गया है, मतलब ये जो सारी चीजें। उसी तरह देखेंगे कि ये कितना दयनीय है, आप देख सके किसी का पैर है, किसी की खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। तो हमने जब ये निकाल दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई, तो उन्होंने तब हमारे को बुलाया। तो आई अलोंग विद माय रिसर्च स्कॉलर हम वहाँ पर गए, हमने इनको सारा को अलग अलग किया, जो फोरेंसिक एंगल से जो हम यूज कर सकते हैं उनको हम अपने साथ पैक करके लेके बाकी चीजें बाद में ट्रांसफर की गई लेबोरेटरी में। सो ये सारा काम हमने वहाँ जाके किया सर। तो लास्टली अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि आप इनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, इनकी फैमिलीज को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, आप इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं किस तरीके से? क्योंकि आपको तो इंग्लैंड ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उनसे सारा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सारी प्रोसेस को आप लोग, ताकि ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए? हमने सर आप मीडिया वाले लोगों के सहारे और कुछ हमने अपने लेवल पे कि भी हमने एक गवर्नमेंट के हाई फंक्शनरी इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपने लेटर हेड पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिखा तो कि भी इनकी हमारी लिस्ट प्रोवाइड की जाए, उन्होंने वो लेटर आगे फॉरवर्ड किया है। तो दूसरा हमने अपने लेवल पे भी जो लोग रिसर्चर है वहाँ पर हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि भी हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाए, पर वो कहते हैं कि भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होएगा, हम ऐसे प्रोवाइड नहीं करा सकते। सो हम उसके लिए हम कोशिश अपने लेवल पे भी करें, तो हम सरकार से भी यही मांग करेंगे कि भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इन लोगों की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की जाए, सो दैट कि भी जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो ये शहीद हैं इनको एक आदर और सम्मान मिले, इनको हम लास्ट राइट कर सके। अच्छा, लास्टली नंबर को लेकर क्या क्लैरिटी है? 280 के समथिंग ये बताए जाते हैं जो सैनिक थे। आप लोगों को कोई, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इतने ये सैनिक थे? हाँ जी, जैसे रिटर्न वर्जन्स हैं, चाहे वो मिस्टर हेनरी ली कूपर की बुक है क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th ऑफ मे अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली, चाहे ईस्ट इंडिया पेपर्स हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे वो बेट्स एंड कार्टर की बुक है, और चाहे पंजाब गजेटियर्स हैं, तो सभी में ये मेंशन है कि 282 लोगों को मार के इसमें डाला गया था। तो हमारे पास जो स्केलेटल और डेंटल रिमेन्स हैं उसके बेस पे, जो दांतों के काउंट के बेस पे हमने पाया कि भी 246 लोग बनते हैं, वो हमने पब्लिश भी किया है। लेकिन 246 में और 282 में जो फर्क है कि वो बाकी के दांत और वो लोग कहाँ हैं, तो हो सकता है कि भी एक्सक्यूशन के दौरान, क्योंकि नॉन साइंटिफिक एक्सक्यूशन था, कुछ लोग दांत उठा के लेके गए हो या कुछ दांत हमारे इन्होंने कुछ मिस हो गए हों, कहीं और कहीं
रख दिए हों, या मतलब और दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि भी जो लिखने वाले हैं कि उसने 282 बढ़ा चढ़ा के लिखे हों, कम भी हो सकते हैं। सो अभी तक हमारे पास हमने जो पाया है वो 246 लोगों के स्केलेटल रिमेन्स हो सकते हैं ये। अल्टीमेटली विज्ञान विज्ञान जो है, साइंस ने ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल किया है, और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर जे.एस. सेहरावत और इनके साथ तमाम जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये जो अजनाला में 2014 में जो ह्यूमन स्केलेटल्स मिले थे, मानव कंकाल मिले थे, वो असल में 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिक, जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस वक्त की, उन सैनिकों के है। और बता रहे थे डॉक्टर जे.एस. सेहरावत की किस तरीके से ये पता लगता है कि उनको ब्रूटली उनके सिर के ऊपर गोली मार के किस तरीके से उनको कुएं में फेंक दिया गया है। तो फिलहाल इस बात पे अब वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी है कि ये जो ह्यूमन स्केलेटल्स थे, ये 1857 के विद्रोह के वक्त के ही, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ही थे, भारतीय सैनिकों के थे, जिनको ब्रिटेन की सरकार ने जो है उस वक्त मार दिया था और कुएं में फेंक दिया था। कैमरा पर्सन लालता प्रसाद के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।